साथियों, पिछली क्लास में हमने मंत्रिमंडल के कार्यों की विवेचना शुरू की थी, उनका अध्ययन किया था और उनमें से मुख्यतः हमने चिन्हित किए थे कि मंत्रिमंडल के क्या क्या कार्य होते हैं। उनमें व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य तथा न्याय संबंधी कार्य, ये हमने चिन्हित किए और उनमें से दो हमने व्यवस्थापिका संबंधी और कार्यपालिका संबंधी कार्यों का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया, विश्लेषण किया। और संक्षेप में मैं बता दूं कि व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में कि व्यवस्थापिका के जो मूल काम है कानूनों का निर्माण करना, वर्तमान में हम देखते हैं कि वो कार्य भी आजकल मंत्रिमंडल ही करने लगा है। और साथ ही कारण उसका पीछे ये रहा कि व्यवस्थापिका द्वारा अपने कार्यों को प्रदत्त कर देना कार्यपालिका को या मंत्रिमंडल को, और व्यवस्थापिका में बहुमत दल की सरकार होना और बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होना और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति और उनके नेतृत्व की वजह से उनके अनुरूप व्यवहार आचरण करते हैं। और अगर व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो कार्यपालिका लागू करती है, सिद्धांत तो यही है, पर आजकल व्यवहार में कार्यपालिकाएं ही या मंत्रिमंडल ही कानूनों का निर्माण की मोटी रूपरेखा तय करने लगा। और दूसरा था कार्यपालिका, कि कार्यपालिका संबंधी कार्यों में मंत्रिमंडल के लिए कहा गया, मंत्रिमंडल को कार्यपालिका भी कहा जाता है कि जिसका काम है कानूनों को लागू करना। पर कार्यपालिका में कौन? कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोगों को शामिल किया जाता है और वो शासन के संचालन में कार्य करते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्यों में हम देखते हैं कि राजा है वो सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री है। और आज हम तीसरे बिंदु का अध्ययन करेंगे या विश्लेषण करेंगे, वित्त संबंधी कार्य। तो इसमें है कि मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसका महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है और आगामी वर्ष में किस मद में कितना व्यय होगा और ये व्यय के लिए साधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, ये सब वही तय करता है। कौन से नए कर लगाए जाएं, पुराने करों को समाप्त करना अथवा वर्तमान दरों को घटाना बढ़ाना इत्यादि वित्त मंत्री का ही दायित्व होता है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि ऋण लेने की व्यवस्था करना, ये निश्चित करना कौन सा व्यय संचित निधि और कौन सा व्यय आकस्मिक निधि में किया जाएगा। तो वित्त संबंधी मामलों में ये कहा गया है कि कार्यपालिका का जो सदस्य है जिसको हम वित्त मंत्री कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसका कार्य है बजट का निर्माण करना, बजट को सदन में पेश करना, उसको पारित करवाना और उसके बारे में निर्णय करना। और चौथा है और आखिरी है न्याय संबंधी कार्य, क्योंकि न्याय संबंधी कार्य मंत्रिपरिषद कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य है लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा अनुसार सम्राट प्रमुख न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श पर वह क्षमादान करता है। उपरोक्त विवरण में स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय क्षेत्र में उसे महान शक्तियाँ प्राप्त हैं। देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण है। तो मुख्यतः ये नज़र आ रहा है कि मंत्रिपरिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभर के आई है ब्रिटिश शासन प्रणाली में। और मंत्रिमंडल को जब सरकार के जो 3 अंगों की बात करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सिद्धांत है व्यवस्थापिका सबसे शक्तिशाली अंग है जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना और उन्हीं कानूनों के आधार पर कार्यपालिका के द्वारा शासन का संचालन करना। पर वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि कानून बनाने का काम भी कार्यपालिकाएं करने लग गई और दलीय बहुमत होने की वजह से, दल के प्रमुख नेताओं का कार्यपालिका में होने की वजह से, इसलिए आजकल व्यवस्थापिका या मंत्रिपरिषद अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और समूचे देश का प्रशासन पर नियंत्रण करती है। और इसके
महत्व के बारे में कुछ विद्वानों ने लिखा है कि लावेल ने मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति की सही वर्णन करते हुए लिखा है कि चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का प्रयोग किया है कि मंत्रिपरिषद चक्रों के भीतर चक्र है। उसके अनुसार सरकार का शासन तंत्र चक्रों के भीतर चक्र है। भारी घेरे में कॉमन सभा में बहुमत रखने वाले दल आता है, अगले घेरे में मंत्रिपरिषद आती है और उसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के गहरे संबंध होते हैं। और साथ ही अन्य विद्वान बेजहाट ने कहा कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी अथवा कब्जा है जो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका और विभागों को जोड़ता है। तो मंत्रिपरिषद के लिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध गहरे पाए जाते हैं। और क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य क्या कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका का नियम सदन, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स में कहते हैं, उसमें जो दल बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार का निर्माण करता है। ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। और उस दल का नेता होगा, उस बहुमत दल का नेता होगा, उसे राजा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। और तब तक सत्ता में बने रहने का अधिकार होता है जब तक कि उनको व्यवस्थापिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के कमज़ोर होने के कुछ कारण हैं। वही कारण कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाते हैं कि दलीय अनुशासन में बंधा होना, पार्टी आधार पर चुनाव होना, खर्चीला चुनाव होना और ऐसे कुछ, या प्रदत्त व्यवस्थापन, इनकी वजह से कार्यपालिकाएं अधिक शक्तिशाली हो गई। कार्यपालिका के अंदर उस राजनीतिक दल जो बहुमत दल है उसके शीर्ष नेतृत्व को शामिल किया जाता है। और हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में निर्णय कौन लेता है, कि राजनीतिक दलों में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो पार्टी के सभी सदस्यों को स्वीकार्य होता है। और अगर उनकी बात को नहीं माना जाए, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में आ जाना और पार्टी उस सरकार को इस्तीफ़ा देना। तो इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कार्यपालिका के अनुरूप व्यवहार आचरण किया जाता है। अपने बहुमत के समर्थन की वजह से वो हर एक विषय पर जो वो निर्णय करना चाहते हैं उसको वो अपने बहुमत की वजह से सदन में पारित भी करवा लेते हैं। हम देखते हैं कई बार छोटे दल या निर्दलीय व्यक्ति भी अपने प्रस्ताव रखते हैं, पर उनका प्रस्ताव मायने नहीं रखता क्योंकि उनके साथ बहुमत का समर्थन नहीं होता। साथ ही प्रधानमंत्री और को अधिकार होता है कि वो चाहे जब सदन का विघटन करवा सके। इसका भय और डर भी उनको हमेशा सताता है। तो हम आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मंत्रिपरिषद है वो ब्रिटिश शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो शासन का नियंत्रण करती है और वो ही शासन का संचालन करती है। धन्यवाद।